अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वो क्या कहते हैं कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फंक्शन, कि जो गिवन फंक्शन है उसका आपने क्या ड्रा करना है, ग्राफ ड्रा करना है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो फंक्शन दिया हुआ है ना, ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर 2x। तो इसकी जो डोमेन बनती है ना, बेसिकली डोमेन का मतलब ये है कि आप इस x की जगह कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं। वो आर रियल लाइन बनती है। आर रियल लाइन का मतलब होगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान कोई भी वैल्यू आप इधर पुट कर सकते हैं। तो ग्राफ के लिए जो है ना, मिनिमम 4 से 5 या 6 वैल्यूज जो है ना आपने लाजमी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले टेबल ड्रा किया है। x और y की जगह क्या लिख दिया, एफ ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे देखें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है ना। तो आप इसकी जगह y लिख लें या एफ ऑफ एक्स लिख लें, बात एक ही है। x की वैल्यू जो है ना, मैंने पहली वैल्यू पुट की है इस फंक्शन के अंदर -1 पुट की है, फिर नेक्स्ट वैल्यू जो है ना -0.5 पुट की है, फिर 0 पुट की है, फिर 0.5 पुट किया और इसी तरह 1 पुट किया। मतलब 0.5 का मैंने गैप लिया है हर वैल्यू के दरमियान। तो आपने ये एक टेबल जो है ना कंस्ट्रक्ट कर लेना है। अब ये टेबल आप कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो उसके लिए जो है ना आपने सिंपल क्या बात माइंड में रखनी है कि यहाँ पे कैलकुलेटर की मदद से जो है ना आपने टेबल बना लेना है। सबसे पहले आपने काम क्या करना है कि इस कैलकुलेटर को फिक्स करना है कि पॉइंट के बाद आपको कितनी वैल्यूज चाहिए होंगी। तो उसके लिए आपने एक सिंपल काम क्या करना है, शिफ्ट दबाएंगे, फिर उसके बाद मॉड का बटन दबाएंगे। तो हमारे पास 6 नंबर पे फिक्स लिखा हुआ है, तो 6 नंबर दबाएंगे। अब वो आपसे पूछ रहा है कि कितने डिजिट आप फिक्स करना चाह रहे हैं, कि पॉइंट्स के बाद आपको कितनी डिजिट तक आपको आंसर चाहिए। तो मुझे सिर्फ एक डिजिट तक आंसर चाहिए, तो मैं क्या काम करूंगा, 1 प्रेस कर लूंगा। इसका मतलब है ये अब कैलकुलेटर जो है ना फिक्स हो गया। इसका जो भी आंसर आएगा वो हमेशा पॉइंट के बाद एक डिजिट आपको आंसर बताएगा। पॉइंट से पहले जो भी वैल्यू होगी वो तो बताएगा ही बताएगा। पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यूज होंगी ना उनको राउंड ऑफ करेगा और एक डिजिट में कन्वर्ट कर लेगा खुद। अब आपने ये वाला टेबल कैसे बनाना है, उसके लिए आपने क्या काम करना है, मॉड में जाना है। 7 नंबर पे आपको टेबल नजर आ रहा है, तो 7 नंबर आप प्रेस करेंगे। वो आपसे पूछेगा फंक्शन। अब यहाँ पे फंक्शन क्या है, e रेज़्ड टू पावर 2x। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ना, e का मतलब होता है एंटी नेचुरल लॉग। ये जो नेचुरल लॉग का बटन है ना, आप अगर डायरेक्ट प्रेस करेंगे तो ये नेचुरल लॉग का फंक्शन आ जाएगा। तो आपने शिफ्ट नेचुरल लॉग का बटन प्रेस करना है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा। अब पावर में हमें क्या चाहिए, 2x चाहिए, तो आप 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे x तो मौजूद नहीं है ना, बजाय जो बटन आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन एक मैरून कलर में आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे। ये जो राउंड ब्रैकेट आपकी क्लोज हो रही है ना, ये वाली, ये राउंड ब्रैकेट ये वाली, इधर आपका x नजर आ रहा है। तो आपने ये मैरून कलर में जितने भी लिखे हुए हैं ना, आपने हमेशा अल्फा प्रेस करना है पहले, अल्फा, फिर इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये बन जाएगा 2x बन जाएगा। फंक्शन तो आपका आ गया। फिर उसके बाद आपने इक्वल को प्रेस कर लेना। इक्वल जैसे ही प्रेस करेंगे वो आपसे पूछेगा स्टार्टिंग पॉइंट आप क्या रखना चाह रहे हैं, कि x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, -1 से। तो -1 प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद इक्वल प्रेस करेंगे। वो आपसे पूछेगा एंड पॉइंट कहाँ तक लेके जा रहे हैं x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कहाँ पे एंड हो रही है, +1 पे। तो 1 के बाद इक्वल आपने प्रेस कर लेना। अब वो आपसे पूछेगा स्टेप का मतलब है आपने गैप कितना रखना है। अब आपकी मर्जी है अपनी कि 1 का गैप रख लें। मैंने यहाँ पे हाफ गैप रखा है, मतलब 0.5
गैप रखा है यहाँ। तो यहाँ पे देखें 0.5, फिर इक्वल प्रेस करेंगे। जैसे इक्वल प्रेस करेंगे तो ये टेबल बन जाएगा आपके पास। ये फर्स्ट कॉलम जो होगा ना, यहाँ पे तो नंबरिंग होगी 1 2 3 जो वैल्यूज है। अब टोटल वैल्यूज कितनी मैंने पुट की हैं 1 2 3 4 5, तो ये नंबरिंग यहाँ पे मेंशन होगी। ये जो कॉलम है ना एक्स वाला, इसके अंदर जो है ना एक्स की वैल्यूज -1। अब -1 के सामने फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई है 0.1 आ गई है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल कैलकुलेशन की हुई थी, तो ये 0.13, अगर 2 डिजिट में आप लिखते हैं तो यहाँ पे 0.1 आप मेंशन कर लें। फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो है ना आपके पास क्या आ जाएगी -0.5, उसके सामने 0.4 है वैल्यू। फिर x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 1 आ रही है, तो ये 1 लिख लेंगे। फिर उसके बाद इसी तरह 0.5 वैल्यू पुट करेंगे x की जगह, और y की वैल्यू 2.7, और इसी तरह यहाँ पे ये आपके पास x की वैल्यू जब 1 होगी तो y की वैल्यू 7.4, मैंने यहाँ पे 7.3 लिखी है, तो आप 7.4 मेंशन कर लें। उससे थोड़ा सा पॉइंट्स के बाद जो है ना अगर कोई नंबर ऊपर नीचे हो भी जाए तो कोई मसला नहीं होगा, ग्राफ तकरीबन आपका एग्जैक्ट बन जाएगा। तो जैसे ये टेबल आप यहाँ पे बना लेंगे, फिर उसके बाद आपने स्केलिंग करनी है। तो x की वैल्यू -1 से लेके +1 तक x की वैल्यू चाहिए, और y की वैल्यू सारी आपके पास क्या है पॉजिटिव है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी ज़ीरो नहीं होता। ये बात ध्यान में रखनी है कि आउटपुट जो है ना वो कभी भी ज़ीरो नहीं आती। तो इसका मतलब है 0 से ग्रेटर हमेशा आंसर रहेगा, मतलब y का जो भी आंसर बनेगा यहाँ पे वो 0 से ग्रेटर रहेगा। तो अब आप यहाँ पे देखें -1 -0.5, फिर 0.5, फिर 1 1.5, फिर 2 2.5, y एक्सिस पे 2 4 6 8 10, 2 का गैप लिया। ये x एक्सिस है और ये आपके पास क्या है y एक्सिस है। y एक्सिस पे फंक्शन को मेंशन किया है, f ऑफ x को मेंशन कर लिया। अब आप यहाँ पे देखें -1 पे y की वैल्यू क्या है, मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 0.1 आ रही है, तो 0.1 यहाँ पे बन जाएगी। फिर -0.5 पे 0.4 ये आ जाएगी, और इसी तरह क्योंकि ये आपके वर्टिकली आपके पास 2 4 है ना, तो 2 का हाफ 1 हो जाएगा, तो 0 पे 1 वैल्यू आ रही है, तो ये 2 और 0 के मिड में आपने मार्किंग करनी है। फिर उसके बाद 0.5 पे क्या वैल्यू है 2.7, तो तकरीबन 3 से थोड़ा सा लेस, 2 और 4 का मिड 3 बनेगा, उससे थोड़ा सा लेस आपने मार्किंग कर लें। फिर 1 पे 7.3 या 7.4 जो भी वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे मेंशन कर लेंगे आप, ये पॉइंट मार्क कर लेंगे। फिर उसके बाद ये आपके पास एक ग्राफ बन जाएगा। इसी तरह आपने स्केचिंग करनी है, स्केल का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करना, क्योंकि ये कर्व वाला ग्राफ है ना, तो अगर स्ट्रेट लाइन बन रही हो ना फिर आपने स्केल का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आपने फ्री हैंड जिधर जिधर पॉइंट जा रहे हैं उधर उधर आपने कर्व को टर्न करते जाना है, ये बात ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट है जी ऑफ एक्स, एक फंक्शन दिया हुआ है e⁻⁵x, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब इसका टेबल जो है ना मैंने -2 से लेके +4 के दरमियान कंस्ट्रक्ट करवाया। तो आप सिंपल यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेटर को फिक्स करना है, फिर उसके बाद आपने मॉड में जाना है, फिर टेबल 7 नंबर प्रेस कर लेना है। फंक्शन आपसे पूछेगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ई चाहिए, शिफ्ट नेचुरल डॉग का बटन दबाना है, ई की पावर में 0.5, फिर एक्स चाहिए तो अल्फ़ा, और ये जो ब्रैकेट क्लोज हो रही है ये आपने प्रेस कर लें, ओपन ब्रैकेट जो है। उसके बाद इक्वल प्रेस करेंगे, वो आपसे स्टार्टिंग पॉइंट पूछेगा, आपकी अपनी मर्जी, आप -3 से स्टार्ट कर लें, -4 से स्टार्ट कर लें, -1 से स्टार्ट कर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ग्राफ जो है ना थोड़ा एक्यूरेट बनाने के लिए आपको वैल्यूज जो है ना थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़ेगी,
तब आपका ग्राफ अच्छा बनेगा। अदरवाइज जो है ना ग्राफ आपका बन तो जाएगा लेकिन वो उसकी जो है ना जो कंटिन्यूस जो है आपको कर्व जो है वो आपको समझ नहीं आएगी कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और किस तरफ जा रहा है। तो दो तीन वैल्यूज नहीं लेनी, कम से कम 5 से 6 7 वैल्यूज आपने लाजमी लेनी। तो यहाँ पे देखें -2 स्टार्टिंग पॉइंट, फिर उसके बाद एंड पॉइंट क्या है 4 मैंने लिए, तो आप 4 ले लेंगे। आप 5 6 भी ले सकते हैं। और गैप जो है ना मैंने 1 कर रखा है। -2 के बाद -1 लिया है, फिर -1 के बाद 0 लिया है, फिर 0 के बाद +1 +2 +3 +4। तो 1 का गैप है तो 1, फिर उसके बाद इक्वल प्रेस करेंगे। जैसे ही इक्वल प्रेस करेंगे टेबल आपके पास बन के सामने आ जाएगा। तो -2 पे 0.4 है, -1 पे 0.6 है, फिर इसी तरह 0 पे 1 है, फिर 1 पे 1.6 है। ये सारी वैल्यूज आपने इसी तरह लिख लेनी है। अब एक्स एक्सिस आप ड्रा करेंगे और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपने 1 2 3 4 और इसी तरह -1 -2 से +4 के दरमियान आपको पॉइंट लोकेट करवाने हैं। तो ये एक्स एक्सिस पे मार्किंग लाजमी करनी है। फिर उसके बाद वाई एक्सिस पे देखें ये जो आउटपुट रिजल्ट आया मैक्सिमम कहाँ तक आया 7.3, मतलब आपको 10 तक या 8 तक जो है ना मार्किंग लाजमी करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर -2 पे आपके पास -0.4 है, ये पॉइंट आ जाएगा। -1 पे 0.6 है, ये पॉइंट आ जाएगा। फिर 0, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। फिर 1 पे 1.6 है तो ये 1 और 2 का मिड जो है 1.5 आएगा, उससे थोड़ा सा ऊपर आपने पॉइंट मार्क कर लेना। फिर 2 पे आपके पास 2.7, फिर उसके बाद 3 पे 4.5, ये 4 है और ये 5 है, इसके दरमियान मिड में 4.5 बनेगा, यानी यहाँ पे आपका 4.5 बन रहा होगा। तो इसके सामने ये पॉइंट बन जाएगा। फिर 4 पे आपके पास 7.3 है, तो 7 और 8 का मिड 7.5 बनेगा, उससे थोड़ा सा डाउन जो है ना आपने पॉइंट लोकेट कर लेना। तो जैसे ही आप इन पॉइंट को कनेक्ट करेंगे फ्री एंड के साथ तो ये आपके पास एक कर्व बनेगी। इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बोला जाता है। ये बात ध्यान में रखनी है। अब थर्ड पार्ट है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस ई रेज़्ड पावर एक्स। अब आप यहाँ पे देखें ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये 2 माइनस ई रेज़्ड पावर एक्स दिया हुआ है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो भी होगा ना उसकी डोमेन हमेशा आर रियल लाइन होती है। तो आप x की जगह जो मर्जी नंबर पुट कर लें। तो मैंने यहाँ पे -3 -2 -1 0 1 2 3 आपने सिंपल जो है कैलकुलेटर की मदद से जो है ना ये टेबल बना लेना है। अगर आप टेबल कैलकुलेटर की मदद से बनाएंगे तो आपके पास जो है टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पे टाइम जो है ना ज़्यादा आपको लगेगा कि बार बार जो है ना आप x की जगह वैल्यूज़ पुट करेंगे, फिर 2 में से वो वैल्यू जो भी रिज़ल्ट आएगा वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल रिज़ल्ट यही बनेगा। तो आप सिंपल जो है कैलकुलेटर की मदद से जो है ना टेबल ड्रा कर लें। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने मॉड में जाना है, फिर 7 प्रेस करेंगे। फंक्शन वो आपसे पूछेगा फंक्शन क्या है 2। अब यहाँ पे आपका फंक्शन है नाम दिया हुआ एच ऑफ एक्स, लेकिन कैलकुलेटर में तो उसने सिंपल एफ ऑफ एक्स ही हमेशा बार बार आपसे कहेगा कि फंक्शन आपने बताना है। तो इक्वल के बाद वाली वैल्यूज आपने मेंशन करनी है। 2 माइनस ई रेज़्ड पावर एक्स है तो शिफ्ट नेशनल आग दबाएंगे तो ई आ जाएगा, ई की पावर एक्स है तो अल्फा और ये ब्रैकेट वाला बटन दबाएंगे तो x मेंशन हो जाएगा। फिर इक्वल प्रेस करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट -3 मैंने लिया है, यहाँ पे -3 इक्वल प्रेस करेंगे, एंड पॉइंट पूछेगा +3 और स्टेप आपने 1 का रखना है, 1 प्रेस करके इक्वल प्रेस करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखें आपके पास जो है ये वैल्यूज जो है ना आना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने जो वैल्यूज ली हुई है -3 पे 1.9 ली हुई है, इधर जो है 2 शो हो रही है। आप बेशक 2 भी शो कर लें, कोई मसला नहीं है।
ऊपर नीचे थोड़ी सी पॉइंट हो भी जाए तो कोई इतना इशू नहीं होगा। और नेक्स्ट वैल्यू भी जितनी भी आएंगी आप उसके मुताबिक जो है ना ये वाला ग्राफ आपके पास अब बनेगा। -3 पे ये वाली पॉइंट बन जाएगा, -2 पे ये वाला यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, फिर उसके बाद -1 पे 1.6 है तो ये पॉइंट आ जाएगा, फिर 0 पे 1 है तो ये पॉइंट बनेगा, यानी 0 और 2 के दरमियान में मिड हाफ जो है वो 1 होता है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, फिर -1 पे -0.7 ये पॉइंट आ जाएगा, फिर 2 पे -5.4 तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, क्योंकि -6 से थोड़ा सा ऊपर जो है ना वो वैल्यू आएगी, फिर +3 पे -18 है तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा। तो ये आपके पास एक कर्व बनेगी, एक्सपोनेंशियल कर्व इसको बोलेंगे। ये फोर्थ पार्ट है, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज़्ड पावर -2x। तो सबसे पहले आप टेबल ड्रा करेंगे, x की वैल्यू जो है -1 और +1 के दरमियान आपने लेनी है, और गैप कितना रखना है, 0.5 का गैप रखना है। -1 पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 8.3, और -0.5 पुट करेंगे तो 3.7, 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 2 बन जाएगी। 2 कैसे बनेगी, e की पावर ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, e की पावर 0 मीन 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 बन जाएगा। फिर 0.5 पुट करेंगे यहाँ पे x की जगह, और इसका फाइनल आंसर 1.3 आ जाएगा। 1 पुट करेंगे तो 1.1 आ जाएगा। आप 1/1 वैल्यूज़ अगर पुट करना चाहते हैं फिर भी ठीक है, और या कैलकुलेटर की मदद से ये टेबल आप बना लें। अब आप स्केलिंग कैसे करेंगे, एक्स एक्सिस पे आपको -1 और +1 के दरमियान गैप कितना चाहिए, 0.05 का गैप चाहिए। तो एक्स एक्सिस पे ये मार्किंग करेंगे आप 0, 0.5 +1 और -0.5 -1, और वाई एक्सिस पे आप जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 पे क्या वैल्यू है 8.3 तो ये पॉइंट आ जाएगा, फिर -0.5 पे 3.7 है तो यहाँ पॉइंट आएगा, 3 और 4 के दरमियान में तो नहीं आएगा, जो मिड में वैल्यू आएगी उससे थोड़ा सा ऊपर पॉइंट आपने लोकेट करना है। फिर 0 पे 2 ये पॉइंट आ जाएगा, 0.5 पे 1.3 है तो 1 से थोड़ा सा ऊपर आपने मार्किंग कर लेनी है पॉइंट की। फिर 1 पे 1.1 तो 1 से जस्ट ऊपर जो है ना आपने पॉइंट लोकेट कर लेना। तो ये आपके पास एक ग्राफ बन जाएगा इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अब नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है, फंक्शन उसने बता दिया नेचेडार्क 2x। अब यहाँ पे जो है ना एक बेसिक कंसेप्ट आपने समझ लेना है कि नेचेडार्क अगर वैल्यू अंदर 0 लिखी हो ना तो वो अनडिफाइंड के बराबर होता है, इन्फिनिटी आप लिखते हैं। अब वो पॉजिटिव इन्फिनिटी भी हो सकता है, नेगेटिव इन्फिनिटी, वो डिपेंड करता है कि आपके पास सिचुएशन क्या है। लेकिन यहाँ पे हम मोस्टली जो है ना माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा होता है, कि जैसे जैसे आप एक्स ये जो 0 को अप्रोच करेंगे ना तो लॉग जैसे 0 को अप्रोच करेगा तो फाइनल रिजल्ट जो है आप किधर अप्रोच करेंगे, माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे। और नेचेडार्क 1 अगर लिखा हो, यहाँ पे 1 लिखा हो तो इसका मतलब है कि लॉग आपको आंसर 0 देगा। अब क्वेश्चन ये है कि 0 और 1 के दरमियान में 0 पे माइनस इन्फिनिटी है और 1 पे 0 है, तो 0 और 1 के दरमियान अगर आप मूव करेंगे ना तो वो वैल्यूज आपकी जो भी आएंगी ना वो सारी की सारी नेगेटिव आएंगी। कि अगर मैं ये बोलूं कि नेचेडार्क 0.1 क्या वैल्यू होगी, तो यहाँ पे वैल्यू जो भी आएगी वो नेगेटिव में आएगी, ये बात ध्यान में रखनी है। आएगी डिफाइन वैल्यू, ये बात माइंड में रखनी। तो इसका मतलब है 0 पे तो अनडिफाइंड होता है ना, तो इसका मतलब है कि ये नेचेडार्क 2x, अगर 2x ये सारी वैल्यू अगर 0 हो जाए तो इसका मतलब है कि ये अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो x की जगह जैसे ही 0 पुट करेंगे ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा।
अब उसके बाद x की जगह मैं जैसे ही 0.1 पुट किया है तो 2 मल्टीप्लाई होगा 0.1 के साथ, वो बन जाएगा 0.2। तो नेचुरल लॉग 0.2 आंसर क्या बन जाएगा, -1.6 आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह 0.3 मैंने पुट किया यहाँ पे, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास -0.5। जैसे 0.5 यहाँ पे पुट करूंगा x की जगह, 2 मल्टीप्लाई भी होना है ना इस नंबर के साथ, जैसे ही 2 इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा 0.5 के साथ, तो वो आंसर आ जाएगा 1। तो log 1 जो है वो मैंने क्या बात समझाई है, 0 के बराबर होता है, तो ये 0 बन जाएगा। फिर 0.8 आप पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई होगा तो 1.6 बनेगा, log 1.6 पे वैल्यू 0.4 हो जाएगी। फिर इसी तरह 1 पे वैल्यू फिर क्या आ जाएगी 0.7, 2 पे 1.4 और इसी तरह 3, 4, 5। ये जो टेबल है ना, ये आपने कैलकुलेटर की मदद से ये टेबल आपने कंस्ट्रक्ट नहीं करना, 1 बाई 1 वैल्यू जो है ना आपने इधर पुट करके वैल्यूज ये लाजमी मेंशन करनी है, क्योंकि 0 और 1 के दरमियान आप अपनी मर्जी से, मैंने यहाँ पे 0 और 1 के दरमियान कुछ वैल्यूज लेनी है। अब ये 1 तब होगा अगर आप नेचुरल लॉग x के मुताबिक, मैं कह रहा हूँ x की जगह 1 ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे x के साथ क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये 2x 1 के बराबर कब होगा, 2x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी 1/2 मतलब 0.5। जैसे x की वैल्यू 0.5 होगी, log का आंसर फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखनी है। तो आपने एक x की वैल्यू ये लाजमी मेंशन करनी है टेबल के अंदर, ये वाली एक 0 को लाजमी मेंशन करना है। इन दोनों नंबर के दरमियान 2-3 वैल्यूज अपनी मर्जी से ले लेनी है। मैंने यहाँ पे 0.1 ली है, 0 के करीब ली है, और एक 0.3 ली है, और 0.5 से अबव एक वैल्यू ली है 0.8 है। फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 आपकी अपनी मर्जी है, जितने नंबर आप आगे मूव कर सकते हैं। 1 के बाद 3, 4 लाजमी नंबर जो है ना यहाँ पे मेंशन करने हैं। तो अब इस टेबल के मुताबिक जो है ये आपके पास ग्राफ बनेगा। अब ये ग्राफ कैसे बने, ये आपके पास x एक्सिस है और ये आपके पास क्या है, y एक्सिस है। ये 0 है, ये 1 है। 0 और 1 का मिड जो है क्या बन रहा है, 0.5 बन रहा है। तो 0.5 पे y की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये पॉइंट आ गए यहाँ पे। 1 पे 1 पे 0.7 है, तो ये वर्टिकली मैंने कितना लिया है, 1, फिर 2, फिर 3, तो इनके मिड में 0.5, 1.5, 2.5 मेंशन कर। 1 पे 0.7 है, तो 0.5 और 1 के दरमियान में आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। फिर उसके बाद 2 पे वैल्यू क्या आ रही है, 1.4, तो ये 1.5 से थोड़ा सा डाउन जो है पॉइंट आपने लोकेट करना है। फिर 3 पे इसी तरह 1 पॉइंट आपके पास 8 है, तो 2 से डाउन आएगी थोड़ी सी वैल्यू। फिर 4 पे एग्जैक्ट 2 आ रही है, फिर उसके बाद 5 पे 2.3 है। अब आ जाते हैं 0.5 से लेस वैल्यू, 0.3, 0.1। ये 0 पॉइंट आपके पास क्या है, 5 है, ये 0.3 है, ये 0.1 है। 0.1 पे क्या वैल्यू है, -1.6 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। फिर उसके बाद 0.3 पे वैल्यू क्या आ रही है, -0.5, तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये 0.3 है और ये 0.1 है, ये मार्किंग जो है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। और 0 पे -इन्फिनिटी है, मतलब ये ग्राफ जो है कभी भी y एक्सिस को एक तो टच नहीं करेगा और क्रॉस भी नहीं करेगा, उसके बिल्कुल साथ साथ मूव करेगा।
जैसे जैसे आप x की वैल्यू स्मॉल करते जाएंगे, ज़ीरो को अप्रोच करवाएंगे, तो y की वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करती जाएगी। ये बात ध्यान में रखनी। तो ये आपके पास एक ग्राफ बनेगा। लॉग का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो ग्राफ हमेशा इसी किस्म का बनेगा। अब नेक्स्ट 6 पार्ट है g ऑफ x इज इक्वल टू लॉग x प्लस 1। अब आप यहाँ पे सबसे पहले देखें कि ये पूरी वैल्यू ज़ीरो कब होगी। ज़ीरो के बराबर पुट कर लें, x प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो x इज इक्वल टू माइनस 1। x की वैल्यू माइनस 1 से स्टार्ट करनी है। माइनस 1 पे जैसे ही x की वैल्यू माइनस 1 होगी, तो यहाँ पे माइनस 1 पुट करेंगे, माइनस 1 प्लस 1, तो ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। लॉग ज़ीरो फिर क्या बन जाएगा, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने सोचना है कि ये पूरी वैल्यू 1 के बराबर रखनी है। x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। तो x जब 0 के बराबर लेंगे ना, x की वैल्यू जब 0 होगी, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 1 तो 1 आ जाएगा। लॉग 1 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि एक नंबर आपने स्टार्टिंग वाला -1 लेना है, फिर दरमियान में 0 लेना है, और 0 से अबव 4-5 नंबर अपनी मर्जी से ले लेने। और इन दोनों के दरमियान में कुछ पॉइंट्स आपने लाजमी लेने हैं। अब ये -1 पे माइनस इन्फिनिटी है, 0 पे 0 आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने -0.8, -0.6 पुट किया है, और इसी तरह -0.4 भी पुट किया है। तो ये आंसर आ रहे हैं हमारे। फिर 1 पे 0.3, 2 पे 0.4, 3 पे 0.6, 4 पे हमारे पास क्या वैल्यू बन रही है, 7, और 5 पुट करने से 0.8, और 9 इसलिए पुट किया है कि ये जो लॉग है इसकी बेस 10 है। जब बेस मेंशन ना हो यहाँ पे, तो इसका मतलब है ये कॉमन लॉग है, उसकी बेस यहाँ पे अगर ना लिखी हो तो इसका मतलब है बेस 10 के बराबर है। अगर बेस दी हो, जैसे 2 दी हो, जिसको बाइनरी लॉग भी कहते हैं, जो नेचुरल लॉग होता है ना, उसकी बेस ई के बराबर होती है। तो यहाँ पे बेस 10 है। अगर ये भी सारी वैल्यू जो है 10 के बराबर हो जाए, तो जब नंबर और बेस बराबर हो जाए तो आंसर 1 हो जाएगा। तो x की जगह जब 9 पुट करेंगे ना, 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 10। तो ये वैल्यू भी 10 पूरी बन जाएगी, और बेस भी 10 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। लॉग ब्रैकेट के अंदर लिखे 9 प्लस 1, तो वो आंसर आपको 1 ही शो कर पाएगा। अब इसके मुताबिक जो है ना, आपने ये ग्राफ ड्रा करना है। ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है। -1 पे माइनस इन्फिनिटी है, तो -1 पे मैंने एक डॉटेड लाइन ड्रा कर ली वर्टिकल, कि इस डॉटेड लाइन को कभी भी ग्राफ क्रॉस नहीं करेगा या इसको टच भी नहीं करेगा। ये बात ध्यान में रखनी है। ये 0 पॉइंट है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये वैल्यू बताई है। ग्राफ में मैंने यहाँ पे शो नहीं की, 5 तक शो किया। ये 0 है, और इधर लेफ्ट साइड पे -1 आ जाएगा x एक्सिस पे, और वर्टिकली आपके पास 0.5, फिर 1 1.5 2 2.5 3, इसी तरह डाउन आएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, -0.5 -1 -1.5। अब सबसे पहले देखें आप -0.8 पे, ये 0 है। अब 0 और -1 का मिड जो है -0.5 बनेगा, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी -0.8, तो इधर वैल्यू फिर क्या बन रही है, -0.6। तो ये -0.5 है, इससे थोड़ा सा डाउन आपने आ जाना है, ये पॉइंट आ जाएगा। फिर -0.6 पे हमारी वैल्यू है -0.3, तो ये पॉइंट आ जाएगा। फिर उसके बाद -0.4 पे -0.2 वैल्यू आ रही है, ये पॉइंट आ जाएगा। 0 पे 0 आंसर आ रहा है, ये पॉइंट आ जाएगा।
फिर उसके बाद 1 पे 1.3 है तो यहाँ पे पॉइंट मार्क करेंगे, फिर 2 पे 0.4 है तो ये पॉइंट आ जाएगा, 3 पे 0.6, 4 पे 0.7 और इसी तरह 5 पे 0.8 और 9 पे मैंने यहाँ पे क्योंकि स्केलिंग नहीं की हुई, जस्ट 5 तक मैंने मेंशन किया। ये 9 की जो है ना सिर्फ समझाने के लिए बात समझाई है कि अगर यहाँ पे 9 पुट करेंगे तो ये 10 बनेगा, बेस भी 10 है, दोनों बराबर हो जाएंगे, आंसर 1 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जैसे ही x की वैल्यू 9 होगी ना तो ग्राफ तब इस 1 वाली लाइन को जाके हिट करेगा। तो ये आपके पास ग्राफ बनेगा हमेशा। यहाँ पे स्केल का इस्तेमाल नहीं करना, ये ना हो कि आप स्केल से जो है ना स्ट्रेट लाइन लगा दें। स्ट्रेट लाइन नहीं लगानी, जैसे जैसे पॉइंट आपके मूव कर रहे हैं उधर उधर आपने जस्ट हाथ के साथ जो है ना ये ड्रा करना है। अब 7th पार्ट है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस लॉग एक्स। अब x की जगह जैसे ही 0 होगा तो अनडिफाइन हो जाएगा, x की जगह जैसे ही आप 1 पुट करेंगे ना तो वो आंसर इसका 0 हो जाएगा, 3 ऐड होगा 0 में तो आंसर 3 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक 0 वैल्यू लाजमी लेनी है आपने और एक 1 लाजमी लेना है। अब इनके दरमियान दो वैल्यूज मैंने, एक वैल्यू मैंने ली है 0 के करीब, बिल्कुल करीब ली है, और एक 0 और 1 के मिड वाली वैल्यू ली है। फिर 1 के बाद 5 ले लिया, 10 ले लिया और 50 ले लिया। अब ये जो लास्ट वाली वैल्यू ये जस्ट समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बताई है, आप बेशक 10 तक मेंशन कर दें। अब आप यहाँ पे देखें जैसे 0 है तो अनडिफाइंड मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ये बात डाउन डायरेक्शन में जाएगा। कभी भी जो है ना आपका ये लॉग वाला जो है अप डायरेक्शन से मूव कभी भी नहीं करता, अमूमन जो है ना डाउन डायरेक्शन में वो मूव कर रहा होता है, ये वाला पोर्शन। तो पॉइंट वन पे y की वैल्यू क्या आ रही है 2.1, ये मार्किंग मैंने यहाँ पे की है, ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 और 0 का मिड क्या आ जाएगा 0.5 और ये स्टार्टिंग में 0 के बिल्कुल करीब जो है 0.1 है, ये वाला पॉइंट जो है 0.1। अब 0.1 पे 2 वैल्यू है, ये पॉइंट मार्क कर लेंगे, 0.5 पे आपके पास 2.7 है, ये मार्क कर लेंगे। फिर उसके बाद क्योंकि ये जो 2 पॉइंट आपके पास 5 वैल्यू बन रही है। अब 1 पे वैल्यू क्या आ रही है 3, तो ये पॉइंट आ जाएगा। फिर उसके बाद 5 पे आप मैंने चेक किया, 5 पे 3.7 ये पॉइंट आ जाएगा। फिर उसके बाद 10 पे एग्जैक्ट 4 बन रही है तो ये पॉइंट आ जाएगा। आप क्योंकि 11 पे 12 पे, अब आप यहाँ पे देखें 1 पे x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू 3 है, मतलब y की वैल्यू 3 है, और x की वैल्यू जब मैंने 10 की है तो y की वैल्यू तब 4 हुआ है, 1 यूनिट का इंक्रीज हुआ है 1 और 10 के दरमियान। जब आप 10 और 50 के दरमियान जाएंगे ना तो सिर्फ वैल्यू कितनी इंक्रीज होगी, 4 के बाद 4.7 इंक्रीज होगी, मतलब 0.7 का इंक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब है ये ग्राफ बिल्कुल स्लोली जो है ना इंक्रीज होगा ऊपर वाई डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। अब नेक्स्ट 8th पार्ट है फंक्शन, उसने बेसिकली दो दे दिए, आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी दे दिए और लॉगरिथमिक फंक्शन भी दे दिए। अब दोनों का टेबल जो है ना यहाँ पे मैंने बनाया, ये सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का टेबल बना, माइनस एक्स की वैल्यू -3 -2 -1 0 1 2 3। तो आप x की जगह वैल्यूज पुट करेंगे, ये 0.6 जो है मल्टीप्लाई भी होगा। आप यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और कैलकुलेटर की मदद से जो है ना ये टेबल बना लें। तो आपने सिंपल काम क्या करना है, फंक्शन क्या लिखना है आपने, e raised to power
0.6x, x के लिए अल्फ़ा और ये ब्रैकेट वाला बटन दबाना है आपने। फिर उसके बाद इक्वल प्रेस करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट -3 है, एंड पॉइंट आपके पास +3 है, और गैप जो है वो 1 का रखना है आपने। तो आपके पास ये वैल्यूज़ जो है ना सारी आना शुरू हो, ये टेबल आपके पास बन जाएगा। तो इसका ग्राफ जो है ना आपके पास ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बनेगा। जब आप स्केलिंग करेंगे तो स्केलिंग कैसे करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसी तरह -1 -2 -3 -4। -3 पे 0.2 है, ये पॉइंट आ जाएगा। -2 पे 0.3 है, ये पॉइंट आ जाएगा। फिर -1 पे 0.5, ये पॉइंट आ जाएगा। फिर 0 पे 1, तो ये पॉइंट बनेगा। फिर 1 पे 1.8 है, तो यहाँ पे मार्किंग आ जाएगी। फिर 2 पे ये वाला पॉइंट बन जाएगा 3.3। फिर 3 पे वैल्यू बेसिकली 6 मैंने यहाँ पे लोकेट नहीं की हुई, तो वो बेशक आप स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। तो ये आपके पास ग्राफ बनेगा। और इसी तरह जी फंक्शन जो दिया हुआ है वो नेचुरल लॉग का फंक्शन दिया हुआ है। तो हमारे पास इसका टेबल फिर आपने कैसे ड्रा करना है, सबसे पहले सोचना है कि x की जगह 0 पुट करें, ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। फिर आपने 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, 3 4 5 6 7 8 9। ये आपके पास जो है ना एक ग्राफ बन जाएगा इन्हीं वैल्यूज के करस्पॉन्डेंस। ये दोनों बेसिकली जो है ना जो फंक्शन दिए हुए हैं ये एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन दिए हुए हैं। ये तो दोनों, अगर ये फंक्शन है तो इसका इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ ये बन रहा है, अगर ये फंक्शन है तो इसका इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ ये वाला बनेगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जितने भी हैं वो सारे के सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वर्ल्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कहता है कि द नंबर ऑफ कम्पैक्ट डिस्क n इन मिलियंस, के डिस्क जो हैं उनकी तादाद जो है ना वो n के बराबर है, और आपने उनको काउंट करना है मिलियंस के अंदर, मतलब यूनिट इस्तेमाल करने हैं आपने। परचेज ईच ईयर इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली इज गिवन बाय, ये उसने फंक्शन दे दिए, n ऑफ t इज इक्वल टू 7.5 6 raised to power 0.5 t, where t is equal to 0। t is 0 होने का मतलब ये है कि करस्पॉन्डिंग टू 2024 ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि 2024 के अंदर जो है ना आपने इनिशियल काम स्टार्ट किया है, तो उस वक्त टाइम आपका क्या होगा, 0 के बराबर होगा। t इज इक्वल टू 0 आपने माइंड। फिर 2025 के अंदर t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, कि आफ्टर 1 ईयर जो है t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, एंड सो ऑन। t बीइंग द नंबर ऑफ ईयर्स आफ्टर 2024। अब ए पार्ट के अंदर वो कहता है कि आफ्टर व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम विल 1 बिलियन कम्पैक्ट डिस्क बी सोल्ड इन ए ईयर। कि अब उसने क्वेश्चन ये पूछा है कि आपके पास कितने टाइम के बाद कि आपकी डिस्क जो है ना वो 1 बिलियन डिस्क जो है वो सेल हो जानी चाहिए, कितने टाइम के बाद, वो टाइम आपने कैलकुलेट करना है। तो ये फंक्शन जो दिया हुआ है ना n ऑफ t, ये दिया हुआ है 7.5 इंटू 6 रेज़्ड टू पावर 0.5 t, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम लिख लें। अब इस ए पार्ट के अंदर जो है उसने नंबर ऑफ डिस्क कितनी बताई है, 1 बिलियन बताई है, तो n ऑफ t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बिलियन। अब 1 बिलियन का मतलब होता है 1000 मिलियन के बराबर होता है। 1 बिलियन जो है 1000 मिलियन के इक्वल होती है वैल्यू। तो अब हम इसकी जगह 1000 मिलियन मेंशन कर लेंगे। अब ये सारी वैल्यूज जो है ना उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, इधर पुट करेंगे 1000। अब क्योंकि यूनिट आपने इस्तेमाल क्या करने हैं, एन के यूनिट क्या है, मिलियंस, तो आप
मिलियन जो है ना यहाँ से बेशक स्किप कर दे, कोई मसला नहीं, आप जस्ट 1000 यहाँ पे मेंशन कर। 7.5 ये सारी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। 7.5 क्रॉस 6⁻0.5 t। अब ये जो 7.5 है ये दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 133.34। और इधर जो फंक्शन है वो क्या है, 6⁻0.5t। अब आपने t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। t तो ये जो 6 है ये कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल t पड़ा हुआ है, तो आपने t जो है ना वो कैलकुलेट करना है। तो दोनों तरफ नेचुरल लॉग अप्लाई कर लेंगे। जैसे नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे तो ये जो पावर में वैल्यू है ये लॉग से पहले आप मेंशन कर लेंगे, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना कि आपके पास अगर इस तरह log a⁻b लिखा हुआ है तो आप b log a लिख सकते हैं। तो सेम काम यहाँ पे किया। ये जो पावर में वैल्यू है इसको पहले लिख लिया, नेचुरल लॉग 0.6 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग, ये सारी वैल्यूज लिख दी। अब आपने t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, तो t को इधर रहने देंगे, बाकी नंबर जो है 0.5 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और इसी तरह log 0.6 ये भी वैल्यू दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। यहाँ कि ये दोनों वैल्यूज जो है ना बेसिकली ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब आप कैलकुलेटर की मदद से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये t की वैल्यू क्या बन जाएगी, 5.47 ईयर। अब 5.47 ईयर का मतलब ये है कि इनिशियल ईयर आपके पास क्या है, जहाँ से काम आपका स्टार्ट हुआ है वो है 2024 के अंदर। इसका मतलब है कि ये वैल्यू उसके अंदर ऐड करेंगे तो एग्जैक्ट ईयर आपको पता चल जाएगा, 29.47। मतलब मिड ऑफ 2029 का टाइम जब आप लेंगे तो तब आपकी डिस्क कितनी सोल हो चुकी होंगी, 1 बिलियन आपकी सेल आउट हो चुकी होगी। अब बी पार्ट के अंदर वो कहता है कि व्हाट इज द डबलिंग टाइम ऑन द सेल ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क। इनिशियल सेल जो है, इनिशियल सेल का मतलब ये है कि टाइम उस वक्त क्या है, ज़ीरो है इन ईयर 2024 के अंदर। तो इसका मतलब है जब टाइम ज़ीरो होगा तो इनिशियल जो फंक्शन है आपके क्वेश्चन के मुताबिक, वो इनिशियल फंक्शन है n ऑफ t इज इक्वल टू 7.5 6⁻0.5 t। जब इनिशियल सेल का मतलब ये होगा कि टाइम जब ज़ीरो होगा तो यहाँ पे ज़ीरो पुट कर लेंगे, तो इनिशियल सेल आपकी फिर कितनी होगी, 7.5 मिलियन सेल होगी। ये बात ध्यान में रखनी है। डबलिंग टाइम का मतलब है कि अगर ये वैल्यू आप डबल कर दें, कि इनिशियल सेल जो है अगर डबल कर दी जाए, इनिशियल सेल है हमारे पास 7.5 मिलियन, क्योंकि n का यूनिट जो है ना वो मिलियन के अंदर, ये बात ध्यान में रखनी है। 7.5 जस्ट नंबर, आपने ये नहीं कहना कि 7.5 डिस्क, 7.5 मिलियन डिस्क आपकी इनिशियल सेल होगी जब टाइम ज़ीरो होगा। तो अगर सेल को डबल किया जाए तो कितना हमें टाइम लगेगा, कि अपनी सेल डबल करने में हमें कितना टाइम लगेगा, वो टाइम कैलकुलेट करना है। डबलिंग टाइम आपने कैलकुलेट तब करना है कि इनिशियल सेल को आपने डबल करना है। तो डबलिंग टाइम जिसको मैंने लिख दिया है TD लिख दिया है, कैपिटल TD लिख दिया है। एट व्हाट टाइम इनिशियल सेल विल बी डबल, कि इनिशियल सेल जब आपकी डबल होगी तो उस वक्त टाइम आपका कितना दरकार होगा। तो आप क्या लिखेंगे, n ऑफ t इज इक्वल टू 2 इंटू इनिशियल सेल, n ऑफ 0 लिख लेंगे कि इनिशियल सेल को डबल किया है, और इधर क्या लिखेंगे, n ऑफ t लिख लेंगे।
अब एन ऑफ टी की जगह उसकी वैल्यूज पुट कर लेंगे 7.56 रेज़्ड पावर 0.5 टी, ये वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, और इधर इनिशियल सेल की वैल्यू पुट कर देंगे 7.5। अब 7.5 और 7.5 कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या वैल्यू रह जाएगी, 6 रेज़्ड टू पावर 0.5 क्रॉस टी इज इक्वल टू 2। अब इस टी की जगह ये जो स्मॉल टी है इसकी जगह आपने ये वाला टाइम लिखना है, डबलिंग टाइम, टी डी लिख लेना है कि 6 रेज़्ड टू पावर 0.5 कैपिटल टी डी इज इक्वल टू 2। आपने ये टी डी फाइंड करना है, ये तो पावर में लिखी हुई है ना वैल्यू, तो आपने सिंपल दोनों तरफ नेचुरल लॉग अप्लाई कर देना। जैसे नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे, ये जो पावर में वैल्यू है ये सारी वैल्यू लॉग से पहले आ जाएगी, और नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से चेक कर लेंगे, ये 3 डिजिट में मैंने लिखी है यहाँ पे। अब आपने टी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, 0.5 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, लॉग 6 की वैल्यू भी उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। अब इस सारे को कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो 0.774 ईयर टाइम लगेगा आपको। अब इसको आप मंथ के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो फिर आपको बात सही समझ में आएगी। ये तो ईयर में है, तो एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, तो आपने 12 से मल्टीप्लाई कर देना, तो इसका मतलब है 9.29 मंथ आपको लगेंगे कि अपनी सेल डबल करने में। इनिशियल सेल आपकी 7.5 थी जब टाइम 0 था, जैसे ही 9.29 मंथ गुजरेंगे ना, टाइम गुजरेगा, उस वक्त सेल आपकी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। यही आपका क्वेश्चन था। अब ये गलती नहीं करनी कि डबलिंग टाइम, आपने टाइम को डबल नहीं करना। डबलिंग टाइम का मतलब ये है कि इनिशियल जो सेल है या इनिशियल जो वैल्यू होगी उसको डबल करने से टाइम आपका कितना दरकार होगा, वो टाइम कैलकुलेट एक्चुअल में करना होता है, ये बात ध्यान में। अब थर्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर भी आपके पास जो है वही कंसेप्ट इस्तेमाल होगा जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल किया, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। अब इस क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि सपोज दैट 50,000 इज इन्वेस्टेड एट 6% इंटरेस्ट compounded annually. After 3 years, it grow to the amount A given by the function। कि वो कहते हैं कि इनिशियल जो है ना आपके पास जो अमाउंट है ना वो है 50,000 अमाउंट आपने इन्वेस्ट की है किसी जगह पे, और जो एनुअल इंटरेस्ट है ना वो आपको कितना मिलेगा, इस अमाउंट पे 6% मिलेगा। इसका 6% जो है ना वो एनुअल इंटरेस्ट लगेगा इस अमाउंट के ऊपर। वो कहता है कि आफ्टर 2 ईयर, अब टाइम तो हमें पता ही नहीं है ना, वो कहता है कि कुछ ईयर के बाद आपकी जो अमाउंट जो इंक्रीज होगी ना वो इस फंक्शन के मुताबिक इंक्रीज होगी। A of t is equal to 50,000 into 1.06 raised to power t। ये जो फंक्शन है ये क्वेश्चन के अंदर उसने खुद बता दी है। अब ए पार्ट में वो कहते हैं कि आफ्टर व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम विल 50,000 ग्रो टू 450,000, कि 50,000 अमाउंट को आपने इनिशियल इन्वेस्ट किया है, तो वो कहते हैं कि टाइम आपने कैलकुलेट करना है जब आपकी अमाउंट 450,000 तक पहुंच जाएगी, यानी 50,000 से 450,000 तक जब अमाउंट आपकी शिफ्ट होगी तो उस वक्त तक आपका कितना टाइम गुजर जाएगा या टोटल टाइम आपका कितना लगेगा, कि ये अमाउंट इतनी अमाउंट जब आपकी कन्वर्ट होगी ना, इंक्रीज होगी, हर साल आपका 6% आपका इंटरेस्ट उस वैल्यूज के ऊपर जो है ना वो लगना शुरू हो जाता है, तो हर साल वैल्यूज चेंज होना शुरू हो जाएगी। वो फंक्शन उसने बता दिया है कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। अब इनिशियल जो फंक्शन है वो आपने लिखना है सबसे पहले,
अब अमाउंट जो फाइनल अमाउंट है वो कितनी बन रही है हमारे पास 450,000 है। तो आप लिखेंगे ए एफ टी कि ये वाली वैल्यू जो है ए एफ टी जो है जब 450,000 के बराबर हो जाएगी उस वक्त टाइम कितना लगेगा, ये टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो इसकी जगह 450,000 पुट कर लेंगे और ये टी कैलकुलेट करेंगे हम। तो अब आप यहाँ पे देखें ए एफ टी इज इक्वल टू 450,000 और टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ए एफ टी की जगह ये वैल्यू इसका इस जो क्वेश्चन के मुताबिक दी हुई है वो लिख दिया। अब 50,000 इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 450,000 के साथ। तो ये 3 जीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 टाइम और 5 9 टाइम, तो 9 वैल्यू आ जाएगी। अब टी कैलकुलेट करना है आपने, तो दोनों तरफ आपने सिंपल काम क्या करना है, नेचुरल लॉग अप्लाई कर देना है। नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे और टी जो है वो लॉग से पहले आ जाएगा और ये सारी वैल्यू जो है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो आपके पास टाइम कितना लगेगा, 37.86 ईयर लगेंगे कि 50,000 जो अमाउंट जो है वो आपकी कन्वर्ट होगी किस में, 450,000 में। तो उस वक्त तक आपके पास टाइम कितना गुजर चुका होगा, 37.68 ईयर गुजर चुके हैं। बी पार्ट है फाइंड दी डबलिंग टाइम। अब यहाँ पे भी उसने डबलिंग टाइम, स्टूडेंट माइंड में ये रखते हैं कि वो कहते हैं कि टाइम को डबल करना है। ये टाइम को डबल नहीं करना, टाइम फाइंड करना है जब इनिशियल अमाउंट आपकी डबल होगी। डबलिंग टाइम का मतलब ये समझना है कि इनिशियल अमाउंट आपकी 50,000 थी, तो उसको आपने डबल करना है। तो डबल होने में कितना टाइम लगेगा वो टाइम कैलकुलेट करना है। तो आप डबलिंग टाइम टी डी, अब आप यहाँ पे देखें ए एफ टी टू डबल कि ए एफ टी जो है इनिशियल जो आपके पास अमाउंट कितनी थी 50,000, उसको डबल करना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 100,000 जो है ना अमाउंट बन जाएगी। तो ए एफ टी की वैल्यू क्या बन गई है, 100,000 के बराबर। अब ए एफ टी की वैल्यू जो फंक्शन दिया हुआ है वो पुट कर लेंगे यहाँ पे, 50,000 इंटू 1.06 पावर में क्या था, टी था, टी की जगह टी डी लिख देना है और इधर क्या 100,000। आप 3 जीरो इधर से कैंसिल करेंगे, इधर से भी कैंसिल करेंगे और 51 टाइम और 52 टाइम 100 हो जाएगा। 1.06 रेज टू पावर टी डी इज इक्वल टू 2। अब आपने टी डी फाइंड करना है, दोनों तरफ नेचुरल लॉग अप्लाई कर लेंगे आप, सिंपल। तो टी डी को पहले लिख लेंगे और ये वाली वैल्यू जो है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो इसको जब आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो फाइनल आंसर फिर आपको क्या पता चलेगा कि 11.89 ईयर लगेंगे कि टाइम आपके पास अमाउंट जो है वो इनिशियल अमाउंट जो है वो डबल हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो कहता है द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज 1% पर ईयर, आफ्टर हाउ मैनी ईयर द पॉपुलेशन विल बी डबल। तो ये आपने माइंड में रखना है कि यहाँ पे फंक्शन नहीं दिया हुआ, तो ये फंक्शन का फार्मूला आपने याद रखना है। जब भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट की टर्म इस्तेमाल होगी ना तो ये फार्मूला याद रखना है, पी नॉट ई रेज़्ड पावर आर टी। अब यहाँ पे टी का मतलब तो टाइम है, वो ईयर के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। आर का मतलब ये होगा कि हर साल ग्रोथ कितनी होगी, मतलब हर साल जो है अमाउंट कितनी चेंज होगी या पॉपुलेशन कितनी चेंज होगी। कितनी चेंज हो रही है, 1%। इसका मतलब आर इज इक्वल टू 1% के बराबर। तो पी ऑफ टी इज इक्वल टू पी नॉट, पी नॉट का मतलब है इनिशियल आपके पास पॉपुलेशन या इनिशियल अमाउंट, ये बात ध्यान में रखें। ई रेज़्ड पावर आर टी, ये फार्मूला है आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। पी ऑफ टी इज इक्वल टू पी नॉट ई रेज़्ड पावर आर टी। अब पी टी इज डबल, पी टी तब डबल होगा
जब आप डबल करेंगे, पी टी की वैल्यू डबल करेंगे इसको, अब कौन सी वैल्यू डबल करनी होती है? वो इनिशियल वैल्यू डबल करनी है। इनिशियल पॉपुलेशन कितनी होगी? पी नॉट सिर्फ होगी, तो आप लिखेंगे 2p0, इसकी जगह लिख लेंगे 2p0, और इक्वल के बाद आपने ये सारी वैल्यू लिख लेनी है साथ। पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू ई रेज़्ड पावर आर टी, दोनों तरफ नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे, आपने टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब आप यहाँ पे देखें, सिंपल ई रेज़्ड पावर नेचुरल लॉग ई रेज़्ड पावर आर टी, तो आर टी जो है नेचुरल लॉग से पहले लिख लेंगे हम, तो ये वैल्यू बन जाएगी नेचुरल लॉग 2 इज इक्वल टू आर टी डॉट नेचुरल लॉग ई। नेचुरल लॉग ई किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ये कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं आप, 1 के बराबर होता है। तो आपने टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, तो आर की वैल्यू का मतलब क्या है? 1%। ये स्टार्टिंग में मैंने बात समझा दी है। 1% का मतलब है 1/100। परसेंट का जैसे ही ख़त्म करेंगे यहाँ से, तो 100 से डिवाइड कर देंगे, 1/100। तो आर की जगह 1/100 लिखेंगे। 100 इधर क्या हो रहा है? डिवाइड, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाए, तो टी का फाइनल आंसर फिर क्या आ जाएगा? 69.31 ईयर। के पॉपुलेशन डबल होने में आपको कितना टाइम लगेगा, कितने ईयर दरकार होंगे? 69.31 ईयर। Question number 5 है, the population of the world was 5.2 billion in 1990. The exponential growth rate was 1.6% per year at that time. Find the exponential growth function. A पार्ट के अंदर वो ये कह रहा है। अब आप यहाँ पे देखें, ईयर कौन सा बता रहा है? 1990 ईयर। इसका मतलब है टी की वैल्यू वहाँ पे ज़ीरो लेनी है, कि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना। टी की वैल्यू क्या है? ज़ीरो है। पॉपुलेशन कितनी है? पी नॉट की वैल्यू कितनी है? 5.2 बिलियन, वो वैल्यू आ जाएगी। और ग्रोथ रेट जो है ना, कितना चेंज हो रही है वैल्यू? 1.6% पर ईयर। तो आर की वैल्यू 1.6%। परसेंट को ख़त्म करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.016। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट का फार्मूला क्या होता है? पी ऑफ टी इज इक्वल टू पी नॉट ई रेज़्ड पावर आर टी। आर की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे आप, और पी नॉट की जगह आप 5.2 पुट कर लेंगे। तो टी तो हमें पता ही नहीं है ना, उसने क्या सिंपल कहा है, फाइंड द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन। तो पी ऑफ टी इज इक्वल टू पी नॉट 5.2 है, और ई रेज़्ड पावर आर टी होता है, तो आर की जगह 0.016 क्रॉस टी आ जाए। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। ए पार्ट के मुताबिक जो आंसर बना है, उसको हमने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया। अब नेक्स्ट पार्ट में वो क्या कहता है कि बी पार्ट के अंदर, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इन 2000 में पॉपुलेशन आपकी कितनी हो जाएगी? 1990 के अंदर जो है इनिशियल जो पॉपुलेशन थी वो थी 5.2 बिलियन। तो 10 साल के बाद आपने कितनी पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज होगी, या टोटल पॉपुलेशन आपकी कितनी बनेगी? इंक्रीज नहीं उसने पूछा। अगर इंक्रीज पूछेगा तो फिर आपने लास्ट पे डिफरेंस लेना होगा, ये बात ध्यान में रखनी है। उसने जस्ट पूछा होगा पॉपुलेशन बतानी है आप कितनी हो जाएगी। तो नंबर ऑफ ईयर फ्रॉम 1990 टू 2000, तो 2000 माइनस 1990, तो टी की वैल्यू 10 आ जाएगी। इसका मतलब है 10 साल का उसने पूछा हुआ है आपसे, कि इनिशियल टाइम तो ज़ीरो है ना, तो 10 साल के बाद जो है 2000 में आप पहुंच जाएंगे, तो उस वक्त पॉपुलेशन आपकी चेंज हो चुकी होगी ना, वो पॉपुलेशन आपने फाइंड करनी है। टी की वैल्यू 10 आई है, वो 10 यहाँ पे पुट कर लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा? 6.0944 बिलियन।
इनिशियल आपके पास 5.2 बिलियन थी और 10 साल के बाद जो है 6.0944 बिलियन के बराबर पॉपुलेशन आपकी चेंज हो चुकी है। अब थर्ड पार्ट के अंदर जो सी पार्ट है उसमें उसने क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि इन विच ईयर, कि किस साल के अंदर जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन हो जाएगी। तो पी ऑफ टी आप 8 बिलियन लिख लें, टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये पी ऑफ टी की वैल्यू जो है ना आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। इधर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर इधर 8 पुट कर लेंगे, 5.2 ई रेज़्ड पावर 0.016 क्रॉस टी, ये क्वेश्चन आ जाएगी। अब 5.2 दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब आप डिवाइड करेंगे 8 के साथ तो ये आंसर आ जाएगा 1.538 और इधर ई रेज़्ड पावर 0.016 क्रॉस टी। अब आपने टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दोनों तरफ नेस्टेड लगाएंगे और ये जो पावर में वैल्यू है ये लॉग से पहले आ जाएगी, नेस्टेड आ गई किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। नेस्टेड आ गई किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। और ये वाला नंबर जो है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। टी का आंसर क्या आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 27 ईयर। तो 27 ईयर का मतलब ये है कि इनिशियल ईयर आपका कौन सा था, 1990। तो 1990 में जब आप 27 ऐड करेंगे तो 2017 के अंदर जो है आपकी जो पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन तक पहुंच जाएगी। मतलब 2017 के अंदर जो है पॉपुलेशन कितनी चेंज हो गई है, 8 बिलियन तक चेंज हो चुकी है। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर जो है ना एक और क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे ये पूछ लूँ आपसे कि पॉपुलेशन चेंज कितनी हुई है, तो इनिशियल आपके पास कितनी थी, 5.2 थी। अब बी पार्ट के अंदर अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे ना यहाँ पे कि पॉपुलेशन चेंज कितनी हुई है, तो बी पार्ट के मुताबिक पॉपुलेशन कितनी बनी है, 6 बिलियन के करीब बनी है और इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी, 5.2 थी। दोनों के दरमियान आपने चेंज फाइंड कर डिफरेंस लेंगे तो वो आपके पास आप आंसर आ जाएगा। अगर वो क्वेश्चन में कहता है कि कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है 10 साल के अंदर, तो वो आपने लाजमी फिर डिफरेंस लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि स्टूडेंट्स इन ए मैथमेटिक्स क्लास टुक ए फाइनल एग्जाम इन मंथली इंटरवल्स, thereafter the average score S of t after t month was given by function, अब यहाँ पे n भी लिखना है, month, S of t is equal to 68 minus 20 log t plus 1, t greater than or equal to 0, कि क्योंकि t जो है वो आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मंथ को शो कर रहा है और s का मतलब है नंबर ऑफ मार्क्स या नंबर ऑफ स्कोर्स की बात कर रहे हैं स्टूडेंट की। ए पार्ट के अंदर वो कहता है कि व्हाट वाज द एवरेज स्कोर व्हेन दे इनिशियली टुक द टेस्ट, तो इनिशियल टाइम 0 होगा, आप टी की जगह 0 पुट कर लेंगे सिंपली। ये आपके पास फंक्शन है, टी की जगह 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 68 एज इट इज़ आ जाएगा, इधर टी की जगह 0, 68 एज इट इज़, -20 भी एज इट इज़, लॉग टी की जगह 0 पुट करेंगे प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। 68 -20 log 1, अब log 1 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, तो 20 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो ये एवरेज स्कोर आपके पास कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। फिर उसके बाद बी पार्ट के अंदर जो क्वेश्चन में वो कह रहा है कि व्हाट वाज द एवरेज स्कोर, आगे उसने दो जो है आपसे पार्ट फर्दर पूछ लिए हैं। तो वो कहते हैं कि आपने एवरेज स्कोर बताना है आफ्टर 4 मंथ एंड आफ्टर 24 मंथ्स। तो आपने सिंपल फंक्शन लिखना है जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है, टी की जगह आपने 4 पुट कर देना है एक दफ़ा, इधर 4 आ जाएगा, एस ऑफ 4 इज इक्वल टू 68 -20 log 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5। तो इस सारे को कैलकुलेटर से फाइंड कर लें एक ही दफ़ा में,
तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। इसका मतलब है एवरेज स्कोर आपके पास कितना बन रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 54 बन रहा है। और टी की जगह आप जब आप 24 पुट करेंगे तो एवरेज स्कोर आपके पास कितना हो गया है, 40 हो गया। इसका मतलब है नंबर ऑफ मंथ जैसे जैसे इंक्रीज होंगे एवरेज स्कोर जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ मंथ जब जीरो थे तो एवरेज स्कोर 68 था, और नंबर ऑफ मंथ जब आपने 4 ली तो 54 एवरेज स्कोर हो गया, और जब आप नंबर ऑफ मंथ्स 24 ली तो एवरेज स्कोर क्या हो गया, 40 के बराबर, डिक्रीज हो रहा है ग्रेजुअली। अब सी पार्ट के अंदर वो कहता है कि ग्राफ दी फंक्शन, फंक्शन का ग्राफ भी ड्रा करना है। अब ये फंक्शन दे दिया उसने, t ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब ये जो टेबल मैंने बनाया है ना, ये आपने ए पार्ट के अंदर t की जगह, ए पार्ट जब आपने कैलकुलेट किया है इस क्वेश्चन का, t की वैल्यू 0 थी तो एवरेज स्कोर 68 था। बी पार्ट के अंदर जो है ना, दो उसने क्वेश्चन पूछे हुए थे, जब टी की वैल्यू 4 थी एवरेज स्कोर 54 आया, और टी की वैल्यू जब 24 आई है एवरेज स्कोर क्या आ गया, 40 आ गया। तो आप सिंपल ये तीन जो है ना वैल्यूज लें, टी की 0, 4 और 24। तो यहाँ पे मैंने स्केलिंग की है, एक्स एक्सिस ये ली है और ये वाई एक्सिस ली है। वाई एक्सिस पे 10 का गैप रखा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। और एक्स एक्सिस पे 2 का गैप लिया, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। जब टी की वैल्यू एक्स एक्सिस पे टी मेंशन करना है और वाई एक्सिस पे एस ऑफ टी, एस ऑफ टी का मतलब है स्कोर या मार्क्स, और इधर टी जो है वो मंथ्स के अंदर है एक्स एक्सिस पे, कि 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ, ये इसका मतलब ये है। और वर्टिकली नंबर ऑफ स्कोर मूव कर रहे हैं, 10, 20, 30 इस तरह। जब टी की वैल्यू 0 है तो स्कोर कितने हैं, 68 है। तो ये 0 पे 68, 70 से थोड़ा सा नीचे आपने मार्किंग कर ली। फिर 4 पे 54 है तो 50 और 60 के थोड़ा दरमियान में वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद 24 पे 40 है, ये 40 है, और इधर 24 ये वाला पॉइंट आ जाए। तो ये आपके पास एक कर्व बनेगी जो ग्रेजुअली जो है डिक्रीज होती जा रही है, कम होती जा रही है। जैसे जैसे नंबर ऑफ मंथ बढ़ रहे हैं ये एवरेज स्कोर आपका डाउन होता जा रहा है। अब डी पार्ट के अंदर वो कहता है कि आफ्टर व्हाट टाइम वाज द एवरेज स्कोर 50। वो कहता है कि एवरेज स्कोर 50 होने में कितना टाइम लगेगा। तो ये ओरिजिनल फंक्शन लिखे है आपने, एस ऑफ टी इज इक्वल टू 68 माइनस 20 log t प्लस 1। अब आपने t की वैल्यू तब फाइंड करनी है जब एस ऑफ टी की जगह 50 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, 50। इधर 50 पुट कर लेंगे तो ये फंक्शन तो एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। अब 68 उधर जाके दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा, माइनस 68 प्लस 50 माइनस 18, और इधर माइनस 20 log t प्लस 1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 20 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आप यहाँ से कैंसिल कर लेंगे, 2 के साथ ये 9 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। तो 9/10 का मतलब 0.9 आ जाएगा। तो log को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो log है इसकी बेस 10 है, बेस क्या है, कॉमन लॉग है, बेस क्या है, 10 है। जब आपने लॉग को ख़त्म करना है तो लॉग का एंटी लॉग हमेशा बेस वैल्यू आती है, बेस इधर 10 है तो यहाँ से लॉग ख़त्म करेंगे, दूसरी तरफ 10 की पावर में ये वैल्यू चली जाएगी सारी, 10 की पावर 0.9, और इधर वैल्यू क्या आ जाएगी, t प्लस 1। t प्लस 1 इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 0.9। ये कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो 7.942 वैल्यू आ जाएगी। 1 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, अप्रॉक्सीमेट 6.942, मतलब 6.94 मंथ्स t की वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेटली। ये आपका फाइनल आंसर है इस पार्ट का।
क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वो क्या कहता है कि इफ पी ऑफ टी इज इक्वल टू पी नॉट ई रेज़्ड पावर के टी। वैसे तो फार्मूला जो मैंने आपको समझाया वो था कि पी ऑफ टी इज इक्वल टू पी नॉट ई रेज़्ड पावर आर टी। यहाँ पे उसने आर की जगह के ले ली है। आर भी एक कांस्टेंट वैल्यू थी और के भी एक क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है जो पर ईयर जो है वो परसेंटेज की शक्ल में वो इंक्रीज होती है। ये बात है। डिनोट्स द ग्रोथ फंक्शन ऑफ ऑयल एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट ऑफ द डिमांड फॉर ऑयल इज 10% पर ईयर। व्हेन विल द डिमांड बी डबल। अब सबसे पहले ग्रोथ फंक्शन आप लिखेंगे जो गिवन है क्वेश्चन के मुताबिक। के की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 10% के बराबर। परसेंट को ख़त्म करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 1/10। अब वो कहता है कि डिमांड जो है ना आपकी डबल होनी चाहिए, मतलब ऑयल जो है वो आपका डबल होगा तो पी ऑफ टी इज इक्वल टू 2p नॉट के बराबर आ जाएगा। जो इनिशियल आपके पास होगी ना ऑयल की जो प्रोडक्शन होगी या ऑयल की जो सेल होगी, ये बात समझ लें आप, तो वो पी नॉट के बराबर है। तो पी टी इज इक्वल टू, आपने पी टी को क्या करना है, डबल। तो वो इनिशियल वैल्यू हमेशा डबल होगी, 2 इंटू पी नॉट। अब ये पी टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे इधर, 2 इंटू पी नॉट इज इक्वल टू पी नॉट ई रेज़्ड पावर के टी। पी नॉट और पी नॉट कैंसिल हो जाएंगे, 2 इज इक्वल टू ई रेज़्ड पावर के टी। दोनों तरफ नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे। लॉग नेचुरल लॉग 2 का आंसर क्या आ जाएगा, 0.6931। और इधर के टी जो है लॉग से पहले लिख लेंगे आप। नेचुरल लॉग ही किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, वो लिख लेंगे यहाँ पे। अब के की जगह आप क्या उसकी वैल्यू पुट कर, के की वैल्यू क्या 1/10 है, तो के की जगह आप क्या लिखेंगे 1/10। 10 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो। जैसे ही मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू के साथ, ये वैल्यू फिर क्या बन जाएगी 6.931, ये टी के बराबर। तो टी इज इक्वल टू 6.931 ईयर। यहाँ पे उसने बात यही पर ईयर की बात कर रहा है ना, ये बात ध्यान में रखें। तो टी का यूनिट क्या है, ईयर्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या कहता है, अप्रॉक्सीमेटली 2/3 ऑफ ऑल एल्यूमिनियम कैन्स distributed or recycled each year. A beverage company distributes 250,000 cans. The number still in use after T year is given by the function. ये उसने फंक्शन बता दिया। अब यहाँ पे उसने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बेवरेज कंपनी। अब बेवरेज कंपनी का मतलब ये है कि ऐसी कंपनी जो कंपनीज जो हैं आपकी ड्रिंक्स वगैरह बनाती हैं, उनको हम सिंपली कहेंगे बेवरेज कंपनी। अब वो कहता है कि जो आपके इनिशियल कैंस हैं ना जो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कंपनी ने, वो 250,000 कैन डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। अब इस अमाउंट में से कुछ अमाउंट जो है ना आपकी हर साल क्या होती है, रिसाइकल होती है कुछ अमाउंट। अब यहाँ पे उसने 2/3 लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अप्रॉक्सीमेट 2/3 ऑफ ऑल एल्युमिनियम कैंस, जो आपके रिसाइकल होते हैं इस अमाउंट में से। तो अब कुछ तो आपके रिसाइकल होंगे ना, तो और कुछ आपके क्या होंगे, इस्तेमाल में होंगे। जो इस्तेमाल में आपके कैन हैं उनका जो फंक्शन है वो उसने बता दिया। एन ऑफ टी इज इक्वल टू 250,000 2/3 ऑफ टी। आफ्टर हाउ मैनी ईयर विल 60,000 कैन्स बी इन यूज। वो कहता है कि आपने अब टाइम कैलकुलेट करना है, तब आपने टाइम कैलकुलेट करना है जब 60,000 कैन आपके इस्तेमाल में होने चाहिए, यूज़ होने चाहिए।
इनिशियल फंक्शन आपका क्या है, एन ऑफ टी इज इक्वल टू 250,000 2/3t, और नंबर ऑफ कैन जो इस्तेमाल हो चुके हैं वो कितने हुए हैं, 60,000। तो उस वक्त टाइम क्या होगा आपके पास, तो आपने एन ऑफ टी की जगह क्या लिख देना, 60,000 पुट कर देना यहाँ पे। तो आप क्या लिखेंगे, 60,000 इज इक्वल टू 250,000 2/3t। अब 250,000 एक दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगी, वैल्यू डिवाइड हो जाएगी इसके साथ। अब आप डिवाइड करेंगे तो ये 4 जीरो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 6/25 को डिवाइड करेंगे तो 0.24 आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू 2/3t। अब दोनों तरफ नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे। अब t जो है लॉग से पहले आ जाएगा, इसका आंसर -1.427। अब नेचुरल लॉग 2/3 का आंसर क्या बनेगा, -0.4055। अब नेगेटिव नेगेटिव से क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये वाला नंबर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। टी का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 3.52 ईयर। कि 60,000 जब कैन जो है ना आपके इस्तेमाल होंगे तो उस वक्त टाइम आपका कितना लगेगा, 3.52 ईयर का टाइम लगेगा। अब वो कहते हैं कि आफ्टर व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम विल ओनली 1000 कैन बी यूज्ड, कि सिर्फ जो है ना 1000 आपके कैन इस्तेमाल कब हो रहे होंगे, उस वक्त टाइम आपका कितना हो चुका होगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर पहले आपने ये बात समझनी है कि इनिशियल जो है ना एक कंपनी ने तकरीबन 250,000 जो कैन है वो मार्केट के अंदर जो है ना प्रोवाइड कर दी है। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ना वो कैन जो है कम होते जा रही है, खराब होना शुरू हो गए, रिसाइकल होना शुरू हो गए। तो वो जो कम तादाद हो रही है ना जो इस्तेमाल हो रही है, तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वो कैन जो है, वही कैन जो है आपके कम होना शुरू हो जाएंगे। एक ऐसा वक्त आएगा वो सारे के सारे कैन आपके खत्म हो चुके होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, जब 60,000 थे तो टाइम आपका कितना लगे, 3.52 ईयर लगे, और जब 1000 कैन रह जाएगा तो इसका मतलब है इस टाइम से ज्यादा टाइम आपका लगेगा। ये बात कंफर्म है। तो अब आप यहाँ पे देखें, एन ऑफ टी का फंक्शन आपने ये स्टार्टिंग वाला लिखना है। एन ऑफ टी की जगह क्या लिखना है, 1000 टी फाइंड करना है। आप इधर 1000 पुट करेंगे, अब 3 जीरो आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना, तो इधर 1 रह जाएगा। 250 दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 2/3 होल पावर क्या आ जाएगी, टी। अब 1 डिवाइडेड बाई 250 आंसर क्या आएगा, 0.004। 2/3 होल पावर टी, दोनों तरफ नेचुरल लॉग ऑपरेट करेंगे, इसका आंसर ये आंसर आ जाएगा, और टी को पहले लिख लेंगे और इस सारे का आंसर ये आ जाएगा। नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, ये नंबर दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, 13.62 ईयर। इसका मतलब है कि जब कंपनी ने स्टार्टिंग में जब टाइम ज़ीरो था तो उस वक्त कैन थे 250,000 कैन थे। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा कैन की तादाद जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। कुछ रिसाइकल तो होंगे लेकिन कुछ ख़राब भी होना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जो स्टार्टिंग में आपने कैन कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं वही कैन 10 साल के बाद वो कैन तो नहीं रहेंगे, तादाद कम हो चुकी होगी। वो कितनी कम होगी वो उसने क्वेश्चन के अंदर जो है दो क्वेश्चन उसने पूछे हैं कि 60,000 जब कैन रह जाएंगे तो टाइम आपका तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 3.5 ईयर गुजर चुका होगा, और जब आपके सिर्फ कैन 1000 मार्केट में प्रोवाइड होंगे जो इस्तेमाल में होंगे तो उस वक्त जो टाइम गुजर चुका होगा वो 13.62 ईयर का टाइम गुजर चुका होगा। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारी वीडियो को लाइक भी करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है ना ये वीडियो शेयर भी करें लाजमी। और कोई भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के रिलेटेड हो तो लाजमी जो है हमें बताएं,
हम उसके रिलेटेड भी वर्किंग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।